MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार ये SIR, जी हां, ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो रिव्यू प्रोसेस है, जिसमें वो अपना इलेक्टोरल रोल, वो कागज का पन्ना जिसमें ये लिखा होता है कि इस पोल बूथ में, इस बूथ में कितने लोग हैं, वो वोट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, उनका घर बदला है कि नहीं बदला, वो जिंदा है कि नहीं, वो सब रिव्यू हो रहा है। आखिरकार इससे किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान? पूछता है भारत। मेरी माने तो देश का फायदा हो रहा है। आखिरकार कोई फेक वोट नहीं डाल पाएगा। गुलाम सरवर के नाम पे अनुराग भदौरिया और अनुराग भदौरिया के नाम पे सोमनाथ भारती वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पता होगा कि अनुराग भदौरिया का वोट बंबई में है कि लखनऊ में, सरवर साहब बिहार में डालेंगे कि दिल्ली में, ऐश्वर्या कपूर नोएडा में डालेगा कि बिजनौर में, ये पता होगा। लेकिन जब ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो समूचा विपक्ष, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल है, सबने बोला ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों का नाम काटने के लिए हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी टाइप। ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि मुसलमानों का नाम इलेक्टोरल रोल से ही हटा दो, तो जब कोई वोट डालेगा नहीं तो विपक्ष को वोट जाएगा कैसे? लेकिन अब वही विपक्ष जो शुरुआत में अपना ना ये पॉइंट साबित कर पाया, ना कोई प्रूफ दे पाया कि SIR मुसलमानों का वोट हटाने के लिए हो रहा है, SIR मुसलमानों के खिलाफ है, अब वो विपक्ष नया शगुफा लाया है। अब वो विपक्ष ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि 3 करोड़ जो वोट कटे हैं वो बीजेपी ने अपने ही वोट काट लिए हैं। अमेजिंग हो रहा है दर्शकों, क्योंकि अब जाए तो जाए कहां, इतने आगे बढ़ चुके हैं ये आरोप लगाने में कि अब कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट जो कटे हैं वो किसके कटे हैं, किसका कटा है किसी को पता ही नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं देखो भैया 3 करोड़ वोट है, ये 3 करोड़ बीजेपी के कटे हैं। तो अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, इतना तो बताइए, जो आरोप आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर, अमित शाह पर, योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे थे कि वो जानबूझ के मुसलमानों का वोट काटने के लिए, वो जानबूझ के विपक्ष के वोट बैंक पे मतलब आघात कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब क्या हुआ उसका? हुआ क्या उसका? अब आप कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के वोट कटे हैं 3 करोड़, हम तो आराम से जीत जाएंगे। और उसके लिए समाजवादी पार्टी कह रही है, भैया ध्यान से सुन लो कि 2019 में, इन 2019 जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें 1 करोड़ वोट से जीत हार का जो फर्क था वो 1 करोड़ था। 1 करोड़ का अंतर था जीत और हार। वही अंतर 2022 के विधानसभा चुनाव में 66 लाख हो गया था। तो मैक्सिमम लोकसभा में 1 करोड़ था और विधानसभा में 66 लाख, लेकिन वो फर्क यहां तो 3 करोड़ का हो जाएगा। 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं। और यहां आके बात बहुत आयरॉनिकल हो जाती है, क्योंकि जब सिटिंग मुख्यमंत्री, और वो भी बाबा जैसा मुख्यमंत्री, मीडिया के सामने खुलेआम ये बोले कि भैया चेक करना पड़ेगा, इसमें से ये अपने वोटर तो नहीं, क्योंकि बीजेपी का अर्बन वोटर ज्यादा कंसोलिडेटेड है। और ये सोचा जा रहा है
कि ये जो 3 करोड़ वोटर है, इसमें से आधे से ज्यादा वो वोटर है जो शहरों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, अपनी जड़ को ध्यान में रखते हुए अपना गांव वाला वोटर आईडी रखा है और शहर वाला सरेंडर कर दिया है। यानी अगर एसआईआर हुआ और आप दिल्ली के विनोद नगर में ही रहते हैं, अगर आप नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तो आपने नोएडा का नहीं चुना, आपने अपना मेरठ का चुना। आपने लखनऊ का नहीं चुना, आपने कैसरगंज का चुना। आपने इलाहाबाद का नहीं चुना, आपने गोंडा का चुना। आपने बलिया का चुना। बड़े शहरों में जो लोग हैं और वहां बीजेपी परेशान है और सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी सारा विपक्ष इसी कश्मकश में है कि भैया मुसलमानों के कितने वोट कटे ये तो कोई बता दो। 3 महीने से पूरी भूमिका बनाई थी। सरवर साहब इस चक्कर में पीस पार्टी के प्रवक्ता बन गए। रत्नाकर त्रिपाठी 4-5 लीटर चाय ज्यादा पी गए इसी टेंशन में कि भैया मुसलमानों के वोट कट गए। अब मुसलमानों के वोट कट नहीं रहे, अब टेंशन समाजवादी पार्टी ज्यादा बीजेपी को हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक आउट ऑफ दिस इज कि जिस संस्था के किसी डिसीजन से सत्ता और विपक्ष दोनों को दिक्कत होना, ये मान लीजिए कि वो संस्था सबसे सटीक काम कर रही है, सबसे सटीक। तो जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का इलेक्शन हारने के बाद, समाजवादी पार्टी ने पिछला यूपी का विधानसभा इलेक्शन हारने के बाद और कांग्रेस पार्टी ने हर इलेक्शन हारने के बाद लगाया है, वो सरासर निराधार है, वो सरासर बेसलेस है। कांग्रेस पार्टी बेसलेस है, मुझे पता है, पर अब उनके आरोप भी बेसलेस हो गए और बहुत अमेजिंग सिचुएशन हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आपने सुना था, आरएसएस की बड़ाई हो रही है। और दिग्विजय सिंह जो एक समय पे राहुल गांधी के पॉलिटिकल टीचर थे, वो आरएसएस की बड़ाई कर रहे हैं। ये होता है जब एक डायरेक्शनलेस पार्टी होती है, ये होता है जब एक नेता विहीन पार्टी होती है, ये होता है। आपको कुछ नहीं सूझ रहा, जो सामने है उसी पे उंगली उठा दो, उसी पे उंगली उठा दो। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है, सोमनाथ भारती जी। और आपने गलती की थी जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, आपने अपनी गलती सुधारी, लेकिन क्या समाजवादी सुधारेंगे? पूछता है भारत, क्योंकि आरोप उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पे लगाया। आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता स्वर्गीय नेताजी के सुपुत्र अखिलेश यादव कह रहे, मैं तो जीत गया, एसआईआर ने तो बीजेपी के वोट काटे, मेरे थोड़ी काटे। तो फिर किस बेस पे आपने, और मैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द कंप्लीट ऑपोजिशन टुनाइट, कि किस आधार पे आपने सालों साल ये नैरेटिव बनाया, किसके कहने पे पूछता है भारत आपने ये नैरेटिव बनाया कि इलेक्शन कमीशन सोमनाथ भारती जी बायस्ड है। अखिलेश यादव जब बोल रहे हैं कि एसआईआर से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है और बीजेपी हार रही है, अनुराग भदौरिया, तो आप मान लीजिए कि आपकी पिछली 1 लाख डिबेट्स जो आपने, जिसमें से 40,000 मेरे साथ की होंगी और 60,000 यहां तकवा किधर उधर दुनियादारी में सबने, वो सारी झूठी थी। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। सोमनाथ भारती जी, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने और आपने झूठ बोला कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अगर एसआईआर से बीजेपी का वोट कट रहा है, समाजवादी भी परेशान है, बीजेपी परेशान है, जनता को इससे अच्छी संस्था क्या मिलेगी? जिस संस्था के किसी भी काम से सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग, यानी सोचिए सुधांशु त्रिवेदी भी परेशान और अनुराग भदौरिया भी परेशान, बाबा भी परेशान, अखिलेश यादव भी परेशान, अमित शाह भी परेशान, अरविंद केजरीवाल भी परेशान। मैं पूछ रहा हूं दर्शकों, इससे बेहतर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कोई मिलेगी आपको जिसमें सत्ता पक्ष भी परेशान हो और विपक्ष भी? नहीं। पर इससे एक बात जरूर खड़ा होता है सवाल, एंड इन 30 seconds आई एम गोइंग टू माय पैनल। सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती, उबासी आ जाती है। अनुराग भदौरिया जी, जब बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है ना, तो उबासियां आ जाती हैं।
नेताओं को तो संसद के अंदर आ जाती हैं, जहां हम आम आदमियों को लगता है कि हमारा भविष्य डिसाइड हो रहा है, आप लोग सोते हैं जाके। लेकिन रियलिटी यह है कि इलेक्शन कमीशन का यह डिसीजन, सुधांशु त्रिवेदी जी, हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट एप्ट डिसीजन, सबसे बेहतर डिसीजन। बाबा कह रहे हैं चेक करना पड़ेगा किसके वोट कट गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया हम जीत गए। वही अखिलेश यादव जो अभी तक परेशान थे, रातों की नींद उड़ गई थी। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ तो ठीक कर रहा है। और वो सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से भी, जो आपने इस पूरे देश में यह धारणा बनाने की कोशिश की कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी, कि सुधांशु त्रिवेदी जिस पार्टी के सांसद है राज्यसभा से, वो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, वो पार्टी मुसलमानों का वोट काट रही है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली पॉलिसी जो आपने कहा कि बीजेपी फॉलो कर रही है, वो गलत था। और आपको बताना होगा सरवर जी, रत्नाकर त्रिपाठी की किसके कहने पे आपने ये पूरा शगुफा फैलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रिकल की बात जनता के बीच में। और आज आप अपने शब्द से वापस जा रहे हैं, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। आपका मतदाता है। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग, 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। मौजूदा हिंदुस्तान के सियासी वेब सीरीज के SIR सीजन का शायद ये आखिरी एपिसोड है, क्योंकि क्लाइमेक्स अपने चरम पर है। वोट चोरी वाला नैरेटिव चुनावी विलेन की तरह कमजोर पड़ चुका है। हर सियासी किरदार का भरोसा SIR पर पड़ने लगा है। पहले ममता ने SIR का फॉर्म भरा और अब अखिलेश उन 2.89 करोड़ वोटरों को बीजेपी का बता रहे हैं, जिनके नाम यूपी में SIR के बाद कट गए। कुछ ही महीनों बाद बंगाल का चुनाव है, तो 2024 चुनाव में यूपी में 2 कदम पीछे गई बीजेपी के लिए 2027 की अग्नि परीक्षा। SIR का असर बिहार में पहले ही दिख चुका है। यही वजह है कि बंगाल और यूपी में इसे लेकर हर दल असमंजस में। यूपी के बीते 3 चुनाव में जीत हार का अधिकतम अंतर 1 करोड़ से कुछ अधिक वोटों का रहा। ऐसे में हर दल को करीब 3 करोड़ वोटों की अहमियत समझ आ रही है। अखिलेश SIR के आंकड़ों में अपनी जीत हार का गणित जरूर लगा रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को लेकर अभी भी ममता और अखिलेश प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब से इतर राहुल के वोट चोरी वाले एपिसोड में अब किरदारों की कमी होनी तय है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी भी इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए नैरेटिव बनाने वाला प्रोपेगेंडा बदलेंगे? अगर अखिलेश SIR में अपनी जीत देख रहे हैं, तो इतने दिनों से SIR को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी में करीब 3 करोड़ और बंगाल में 58 लाख नाम कटने का असर किस दल पर पड़ेगा? पूछता है भारत। तो दर्शकों, मेरे साथ डिबेट में हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। हालांकि ये अपने आप में एक PhD का सब्जेक्ट है कि इन्होंने किस सब्जेक्ट में प्रोफेसरी की है, लेकिन इज ए प्रोफेसर। सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के, रत्नाकर त्रिपाठी, सरवर साहब। लेकिन सुधांशु जी, मुस्कुराहट से क्या होगा? अभी तक ये विपक्ष कह रहा था, ये अनुराग भदौरिया, ये सोमनाथ भारती, रत्नाकर त्रिपाठी, सरवर, सब कह रहे थे सरवर साहब कि आपकी पार्टी ने SIR करवाया है इलेक्शन कमीशन से जोर देके। किस लिए? ताकि विपक्ष का वोट कट जाए, मुसलमानों का वोट कट जाए। अखिलेश यादव ने 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन आज वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तो सुधांशु त्रिवेदी को है, दिक्कत तो बाबा को है। सुधांशु जी, 2019 का लोकसभा का चुनाव 1 करोड़ वोट से फर्क था, 2022 का विधानसभा 66 लाख वोट से, यहां 3 करोड़ वोटर की बात हो रही है। सपा कह रही है आपका वोट गया, बाबा कह रहे हैं किसका गया पता करो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं
तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, पारदर्शितापूर्ण काम किया है। और अब मैं कहूँगा ये कांग्रेस पार्टी के गाल पर तमाचा है, जो ये कहते थे कि चुनाव आयोग टारगेट करके एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ विशेष प्रकार के वोटों को ही प्रभावित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों को माफी मांग लेनी चाहिए या उनको अखिलेश यादव जी से माफी मंगवानी चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अखिलेश जी ने कहा बहुत अच्छा काम हुआ, हमारा तो सब कुछ ठीक है, बीजेपी का वोट कट गया, और फिर ये कहते हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है। इससे बहुत साफ हो गया कि ये जनता में भ्रम फैलाने का एक वातावरण है। और मैं पुनः यह बात जो पहले भी बोल चुका हूं, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बहुत हल्ला मचाया कि बिहार में वोट चोरी कर ली गई, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में विगत 35 वर्षों से कांग्रेस की उपस्थिति बहुत मार्जिनल और लगभग ना के बराबर है। 1991 में कांग्रेस 1990 में बिहार में जब सत्ता से बाहर होनी शुरू हुई थी पहली बार, तो 71 सीटें पाई थी, 24% वोट पाया था, 107 सीटों पर जमानत गंवाई थी। वहां से लेकर 2010 में कांग्रेस 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त। Again, I am saying 4 seats, 6% vote, and security deposited lost on 231 seats. उसके बाद कहते हैं वोट चोरी हो गया। अरे भाई, कोई समझदार आदमी कहेगा आपके पास था क्या? 231 सीटों पर जमानत जब्त करने वाला कहता मेरा वोट चोरी हो गया। वोट था क्या आपके पास? और अब मैं दर्शकों से कहता हूं, बंगाल का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस के बाद कितनी सीटें हैं बंगाल में? 0। अभी देखिएगा जिसके पास एक भी सीट नहीं है वो हल्ला मचाएगा फिर बंगाल के चुनाव के बाद वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को अपने बयानों का विरोधाभास, राज्यों का विरोधाभास, हकीकत में अपनी वास्तविकता का आभास, इन सबको देखना चाहिए और देश की जनता को वह समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो विशेषण राहुल गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता था और अब वो प्रयोग किए जाना प्रतिबंधित है। मेरे ख्याल से आपके दर्शक वो शब्द समझ गए होंगे। देश की जनता को वो समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं, गलती से बात नहीं कहना। द कंप्लीट ऑपोजिशन। अनुराग भदौरिया, अब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कमीशन पे आपने एट एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर मुद्दे पे आपने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया। हर मुद्दे पे आपने, सोमनाथ भारती जी ने, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा ये क्या है, ये तो बीजेपी का एक्सटेंशन है। अरे इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, अरे इलेक्शन कमीशन को 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बिठा दो, अरे इलेक्शन कमीशन को 11 अशोक रोड पे बिठा दो। क्या नहीं बोला? और आज आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे भैया एसआईआर में तो मैं जीत जाऊंगा, बीजेपी का वोट कट गया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये अनुराग भदौरिया? क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब देखिए, मैं तो देख रहा हूं। अच्छा देखिए कितना फर्क है हम में, सुन तो लीजिए, देखिए कितना फर्क है हम में और भारतीय जनता पार्टी में। हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी है। लेकिन मेरे लिए सब प्रथम क्या होता है? राष्ट्र, राष्ट्र की जनता, राष्ट्र कैसे बचे, जनता को अधिकार कैसे मिले, ये मेरे लिए चिंता का विषय होता है। ये हमारे लिए प्रथम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मुद्दे पे बात करते हैं तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भाई एसआईआर हो रहा है तो 2 महीने में आप एसआईआर कैसे कर लेंगे। जब एक प्रदेश के अंदर में, मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो 3 महीने में एसआईआर कैसे कर लेंगे? ये मेरा सवाल होता है। जहाँ पे 15 करोड़ लोग हों और 3 महीने में आप प्रत्येक के घर में 3-3 बार बीएलओ कैसे पहुंच जाएगा? चिंता का विषय आप भी जानते हैं। चूंकि राष्ट्र की चिंता की बात है, जनता की चिंता की बात है कि उसको मताधिकार उसको मिलना चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद देखिए, क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु का आशीर्वाद रहता है। प्रभु का आशीर्वाद इसलिए क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। इसलिए आपने देखा अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टियों को। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम विपक्ष के लिए गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में खुद गिर गई। तो ये प्रभु का आशीर्वाद है ना, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट जो कटा है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। मैंने तो नहीं बोला, इनके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मैं तो चुनाव आयोग के, भाई हम तो चुनाव आयोग की बात करते हैं ना, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल तो उन्होंने उठाया। एक बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा? हमने कहा कि आज भी हम सवाल उठाते हैं। हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो इन्होंने तो मान लिया कि वोट भारतीय जनता पार्टी का कटा।
ठीक है, हम जीत रहे हैं, बिल्कुल इनका वोट अगर 60,000 प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में कटेगा तो हम तो जीत ही रहे हैं। हम जीतने के बावजूद भी सवाल इसलिए उठाते हैं कि 9,37,000 फॉर्म जो जमा नहीं हुए, तो 9,37,000 फॉर्म जो उत्तर प्रदेश में जमा नहीं हुए तो क्यों नहीं आपने जमा करवाए? ये जिम्मेदारी बीएलओ सरकार की होती है कि सर की जनता को एक भी जनता वोट देने से वंचित न रह जाए, सबका फॉर्म जमा करवाया जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए था। फिर इन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे 84 लाख करीब लोग लापता हैं। अगर लापता है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, कहां है, किधर है, कौन है, किधर गए, इसका पूरा सरकार को बताना चाहिए था। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं हमने तो 3 महीने में कोशिश की, सबके 3-3 बार घर गए, कुछ लोग मिले नहीं, कुछ ने फॉर्म जमा नहीं किया, कुछ लापता हो गए। ऐसे चलेगा क्या? क्योंकि देश की आप हिंदुस्तान की तकदीर की जब वोट डाला जाता है तो हिंदुस्तान की तकदीर डिसाइड होती है, क्योंकि वहां पे जो सत्ता में बैठेगा उस सत्ता में लोगों के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये बोलने से, क्योंकि उत्तर की इस देश के अंदर में ज्यादातर लोग कुछ नहीं होगा। अनुराग भदौरिया जी, काम डाउन दूसरे प्रदेश, पहले आप मुझे बताइए, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 दर्जन काम करते, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 दर्जन पत्रकार वार्ताएं की, उनको आने का मौका कि मुसलमानों के वोट कट गए, ये मेरा उसका क्या हुआ? अनुराग भदौरिया, सवाल है ये। जो अखिलेश यादव ने 1 दर्जन पत्रकार वार्ताएं की कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने अरे मुसलमानों का वोट काट लिया, अरे सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने, अरे सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में से 4 करोड़ मुसलमानों को कम कर दिया, अरे वोट ही हटा लिया, अरे वोट ही नहीं डाल पाएंगे उस सब वादों का। वो सारे जो आपने पूरा समा बांधा, वो सारा जो आपने एक धारणा बनाने की कोशिश की, वो सारा जो आपने मुसलमानों को एक बार फिर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। 10 सेकंड। आप झूठ बोल रहे थे क्या? आपके नेता झूठ बोल रहे थे? सवाल तो आपके नेता भ्रामक जानकारी दे रहे थे। सवाल तो आज भी उठा रहा हूं कि 9 करोड़ 9 लाख लोगों को बुलाया है। ऐश्वर्या जी बोलने दीजिए। सवाल मेरा आ रहा हूं कि वो लोग वोट से वंचित क्यों रह जाएंगे? वोट से वंचित क्यों रह जाएंगे? अच्छा, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है आपको पूछना। सुधांशु जी, ये अब क्लैरिटी है कि बीजेपी ने मुसलमानों के वोट नहीं काटे। सवाल है मेरा, अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता ने, प्रोफेसर साहब ने एक बार बोला नहीं। कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से पूछ लेते। सोमनाथ जी, व्यक्ति वंचित क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन तो कुछ है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एक्सटेंशन है, इलेक्शन कमीशन तो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से चलाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी, बड़े बड़े वक्तव्य तो दे दिए आपने वकील साहब, लेकिन निकला क्या? ढाक के 3 पर। तो जीत हमारी होगी तय, ये प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया कंटिन्यू। शांतिपूर्वक आपको सुन रहा था, आपको भी सुनेंगे साहब, बोलिए। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं फिर। अनुराग भदौरिया कंट्रोल है। सुधांशु जी, इनको भी सुना हमने। क्या है कि ना, भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास पैदा हो गया है कि भाई 2014 में देश आजाद हुआ तो सब कुछ नया होना चाहिए। पार्लियामेंट नया बने, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू खत्म करके सारे मंत्रालय के भवन नया बने, क्रिमिनल लॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट नया बने, लेबर लॉ नया बने, भले उसमें कमजोर कर दिया जाए उसको। 8,000 करोड़ की नई फ्लाइट आई प्रधानमंत्री के लिए, तो वोटर्स लिस्ट पुराना कैसे चलेगा? ये भी नया बने, इस मोदी जी का छाप बने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में इन्होंने कहा कि भाई घुसपैठियों को हमने निकाल दिया, 65 लाख वोट काटे। तो तब से लेके आज तक कभी आपने सुना कि जैसे अमेरिका ने भारतीयों को सिर मुड़वा करके, हथकड़ी पहना करके, फ्लाइट पर चढ़ा करके भेज दिया भारत में, मोदी शासनकाल में हुआ? क्या ऐसा भारत ने किया? 65 लाख में कितने लोगों को सिर मुड़वाया, कितनों को हथकड़ी पहनवाया, कितनों को बांग्लादेश भेज दिया इन्होंने? कब भेजेंगे? घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। और तीसरी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट तभी तक है जब तक मोदी जी खुश हैं। मोदी जी के दुश्मन हर राज्य में अलग अलग हैं। मोदी जी के दुश्मन कहां? बिहार में कोई और है, बंगाल में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, और यूपी में मोदी जी और अमित शाह जी का दुश्मन योगी जी हैं। योगी जी को उनको हराना है। योगी जी ने उनको लगता है ऐसा कि अयोध्या में भाजपा को जितवाया नहीं। अच्छा, यूपी में सीटों उनसे उनको बहुत कम सीट आई। तो योगी जी और अमित शाह जी का जो टसल है, नहीं तो योगी पहला योगी भाजपा के मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने ये बात कही कि 4 करोड़ जो काटोगे उसमें हमारे कटेंगे। तो ये बात अंदर की लड़ाई बाहर आ गई है, इसलिए ये बात अखिलेश जी ने कही
कि भाई योगी जी को हराना चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी यूपी में, और ये देखिएगा होगा ही इस बार। सोमनाथ जी, इस बार ये तय होना। सोमनाथ जी, नहीं तो सुधांशु जी आ रहा इस हूं। प्रकार की बातें कहां निकलती? सोमनाथ जी देखिए, कहां निकलती मुझे बताइए। उन्होंने और आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो नए भाजपा सरकारी ने बिल्डिंग ही नो। बनाए, आपने तो अपना ही घर बनाया था। तो आपने काटे पहले दबा के। नहीं, उन्होंने तो कम से कम सरकारी बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने कम से कम नए नियम बनाए। आपने तो सिर्फ अपना नया घर ही बनाया था आपके नेता ने। उसी चक्कर में आप दिल्ली से निपट गए सोमनाथ भारती जी। नहीं, उसी चक्कर में निपट गए। नहीं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। वो घर किसका? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, देश ने निपटा दिया था 240 पे ला करके। निपटा दिया था। बैसाखी में लगा नीतीश जी का और उनका रेड्डी जी। देखिए, आप तो प्रोफेसर नहीं है। देखिए, आप तो प्रोफेसर नहीं, आपकी तो गणित ठीक होनी चाहिए। 240 से आदमी निपटता है कि 40 में निपटता है? सुधांशु जी इस काउंटर, सुधांशु जी इस काउंटर। ओके, अरे भाई सुधांशु त्रिवेदी, कितना फर्क था? देखिए, कितना फर्क था? इंडिया दिल्ली में लोकसभा में शून्य की हैट्रिक बनाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी ने क्या क्या अद्भुत तर्क दिए जा रहे हैं। और मतलब कि अगर वो पहले तो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे वोट भाजपा कटे, और भाजपा वोट कटे तो भाजपा के नेतृत्व ने 4 करोड़ वोट कटवा दिए। भाई साहब, 4 करोड़ वोट कटने के बाद तो केंद्र में सरकार आना मुश्किल हो जाएगा। अद्भुत तर्क देते हैं, मतलब एब्सर्ड, इलॉजिकल, फेनेटिक बात बोलने की पराकाष्ठा कर देते हैं ये लोग मोदी जी के विरोध में। अब देखिए, वो भदौरिया जी, मुंह से नहीं निकला कि चुनाव आयोग ने सही काम किया, वो प्रभु की कृपा कहे चले जा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां भी गलत बोले, प्रभु कृपा मत बोलिए भदौरिया जी, आपके वोट पे असर पड़ जाएगा। आप कहिए खुदा की रहमत हुई है या अल्लाह मियाँ का फजल हुआ हमारे ऊपर, इसलिए हमें ये सब प्राप्त हुआ है। सोच समझ के बोलिए, गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे आपकी पार्टी और आपके नेता की ये फितरत है कि वो बोलने के बाद पलट जाते हैं। याद करिए, अखिलेश जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद लंदन गए थे भदौरिया जी, तो यूएस और ब्रिटेन में तो प्रोटोकॉल था कि अगर डबल वैक्सीन नहीं लगी होगी, उस दौर में 2023 तक प्रोटोकॉल रहा है, तो वीजा ही नहीं लगेगा, आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो डबल बीजेपी का वैक्सीन लगा गए थे कि नहीं? बोलिए भाई, हाँ या ना। और खूब आके टीवी में बोले थे कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और लंदन जाने के लिए वो डबल वैक्सीन लगा के गए थे लंदन में। इसे कहते हैं सेंट मिलाने चंदन में। इनके सामने यही समस्या है। जब जब ये बात, इसीलिए देश की जनता की नजर में विपक्ष और विपक्षी नेताओं के बयान क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हो गए, जिसकी वजह से नेताओं की बात पे भरोसा उठ गया है, क्योंकि हर बार अपना बयान पलट देते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक हो गया है। ये एक अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में। इसलिए एक और बात, इन्होंने कहा 65 लाख लोगों के वोट कटे, और देखिए भाई साहब, 65 लाख के जो वोट कटे, एक 65 लोग भी नहीं आए अपनी आपत्ति दर्ज करने। यही तो घुसपैठिए होते हैं, दूसरों के नाम पे वोट डाल के सन्नाटा घसीट के बिल में बैठ जाते हैं। अगर एनआरसी जिस दिन हो जाएगा ना, एक सामने आ जाएगा। और भारत के इतिहास में पहली बार अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर आते हुए घुसपैठियों की रिपोर्टें थी, पर भागते हुए घुसपैठियों की रिपोर्टें पहली बार देखने को आई हैं, वो अमित शाह जी के गृह मंत्री और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आई हैं। ये एकदम पब्लिकली सामने है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बताइए ना, क्या कह रहे हैं? घुसपैठिया मिल गया आपको? क्यों जैसी बात कर रहे हो? ये घुसपैठिए क्या कर रहे हैं बिहार में? सुनिए भाई, ऐसे बचकानी हरकत मत करिए। बिहार में क्या कर रहे हैं अभी तक? सोमनाथ जी, बचकानी बातें मत करिए। भारत से आदमी अमेरिका जाता है तो फ्लाइट से जाता है, तो फ्लाइट से भेजे गए थे। यहां घुसपैठिया जो है वो नदी पार करके आता है, जमीन से, फ्लाइट से कोई नहीं आता बांग्लादेश से भाई। तो यहां जो गए वो ऐसे गए भागते हुए। तो और सुनिए, वीडियो अवेलेबल है, वो लोग कह रहे हैं 4 बार वोट डाल चुके हैं और अब बांग्लादेश भाग रहे थे। मुझे लगता है ये देखने के बाद सबको साफ समझ में आता है। रिलैक्स, दिखाइए ना वीडियो। अरे भाई, ए भाई सुनो, अरे महाराज जी दिखाइए ना वीडियो, हम देखना चाहते हैं। अब शांति से सुनिए। कितने घुसपैठियों को पकड़ के आपने बाहर भेजा? दिखाइए, सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए ना, ऐसे बीच में लगातार क्यों बोल रहे हैं? इससे दर्शकों से न्याय नहीं होता। आप सोमनाथ जी कान खोलिए और सुनिए। अरे सीनियर व्यक्ति, तभी मैं आपको याद दिला रहा हूं। भाई साहब सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए भी थोड़ा सा।
अब मैं बताना चाहता को हूं, आप आपने डिफेंड कहा नहीं कर भारत में जो लोग गए थे अमेरिका, फिर लगातार बोलते चले जा रहे हैं, लगातार बोलते चले जा रहे हैं, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बोलिए सुधांशु जी। भाई साहब आप भी सीनियर व्यक्ति हैं, अब अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं कहना चाहता हूं, भारत से जो लोग अमेरिका गए थे इल्लीगल, वो जो थे आए अपमानित होकर, तो बड़ा दर्द है रहा है। भारत से लीगल जाते थे कांग्रेस के जमाने में, शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए थे। माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी 2011 में, याद है नहीं? बताइए। डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और कांग्रेस सरकार चुप रही थी। संसद में भाजपा ने मुद्दा उठाया, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया, तब अमेरिकन सरकार ने खेद व्यक्त किया था। और सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में जब सबसे बड़ी आयरन लेडी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो भारत की लड़कियों का इंग्लैंड में वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट के ऊपर, अस्पताल में नहीं। बेशर्मी की इंतहा थी। ये वो थे जो लीगल जाते थे, उनके साथ इतनी बेइज्जती होती थी। देश की सेलिब्रिटीज के कपड़े उतरवाए जाते थे, देश की सेलिब्रिटीज के हाथ ऊपर करके कपड़े उतरवाए गए। माय नेम इज खान में खुद शाहरुख खान ने बोला है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ किया गया। आज आके भाषण देते कि इलीगल लोगों के साथ हो रहा है, उसके लिए जितना इमोशनल हो रहे हैं, अपने जमाने में लीगल के लिए नहीं बोल पाते थे। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? काउंटर सर, काउंटर नहीं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरे, अभी दो लोग बोले, नहीं आ रहा हूं। क्या रत्नाकर? भाई तो मैं कहता हूं कि भाजपा को सेलिब्रिटीज के लिए दर्द है और किसी का थोड़ी है। बाकी चेन में आए, अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के लिए भी हो जाए। आपके लिए तो राहुल गांधी भी सेलिब्रिटी है ना? नहीं, आपके लिए राहुल गांधी से कम कोई सेलिब्रिटी ज्यादा है नहीं। आपके लिए क्या, आपको क्या चाहते हैं शो पे कि नहीं? आज मुझे नहीं चाहते, मैं क्यों नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके लिए राहुल गांधी के अलावा कोई और सेलिब्रिटी है नहीं त्रिपाठी? मान लीजिए, बस बात यही है। आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मैं क्यों करूंगा? दिग्विजय सिंह जरूर बीजेपी करने वाले हैं। अरे मेरा छोड़िए, मेरा सही चल रहा है। अरे ऐश्वर्य जी, इनको ब्राजीलियन मॉडल के लिए दर्द है। अरे मेरा जहां है, मेरा ठीक चल रहा है, मेरी नौकरी के पीछे मत पड़ो, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है। मैं दोनों मॉडल के लिए दर्द है, सेलिब्रिटीज के लिए। इनको राहुल गांधी के लिए, आपने उनको सेलिब्रिटी नहीं बोला। बोलिए त्रिपाठी। ठीक है, ओके, इट्स योर्स, फ्लोर इज योर्स। बोलिए, चलिए बोलिए। आम आदमी का दर्द नहीं है, वो चेन में आए, जूता खा के आए, लात खा के आए, उसका दर्द नहीं है। वर्जिनिटी टेस्ट का कल आप ले आके पीडीएफ दिखा दीजिएगा कब होता था। और हम लोगों ने तो वो एक्शन लिया जो किसी ने नहीं लिया। अरे 70 के दशक में होता था, मेरे पास पता ही नहीं है। अजीब झूठ के पुतले हैं आप। कांग्रेस का गाल क्या भाजपा का चेहरा है? गूगल मत दिखाइएगा, गूगल बहुत दे चुका आपका। मैं गूगल पे तो आपने जिस दिन मदन पंडित महान मालवीय जी प्रेसिडेंट थे। अरे क्या बात करते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं पता है, क्या एब्सर्ड इलॉजिकल बात करता है आदमी, और उसके बाद अपना पर्सनल कमेंट करता है। कांग्रेस का गाल क्या भाजपा का चेहरा की रोज तमाचा पड़ेगा? अरे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी लिख के दे दिया, एडवाइजरी जारी कर दी कि भारत में 2023 से 25 के बीच बनी कुत्तों की रेबीज इंजेक्शन फर्जी है, आइए यहां लगाइए। आपकी उर्मिला सनावर उत्तराखंड में रोज बता रही है कि आपके राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट का अंकिता भट्टाचार्य केस में क्या हाल है। आपके यहां मध्य प्रदेश में शिवपुरी में आज लड़की ने जहर खा लिया, क्योंकि उनकी नगर पालिका अध्यक्ष जो आपकी है ना, गायत्री शर्मा, उनके लड़के से उनका संबंध था और उसको धमकाया जा रहा था। अगस्त में उसने दिया था लेटर, और लेकिन अगस्त से सिर्फ धमकी मिल रही। आप क्या बात करेंगे? हमारा चेहरा थोड़ी आपके भाजपा के चेहरे की तरह की रोज लोग तमाचा मारेंगे। और बात सही है, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। ऐश्वर्य जी, अगर 4 करोड़ वोट यहां कटे, 65 लाख वोट वहां कटे, तो पूरे देश में एक चुनाव ऐसा होता है जिसमें सब आदमी देश का वोट देता है। वो चुनाव 2024 में हुआ था, जनरल इलेक्शन। उसके पहले कराना चाहिए था ना, उसके पहले क्यों नहीं कराया इन्होंने? क्योंकि इनको भाजपा को वॉकओवर देना था, भाजपा को लाना था। आप जोड़ लीजिएगा, 4 करोड़ 65 लाख तो आपके हिसाब से कट गए। अभी 8 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में बाकी है, कितने वोट कट जाएंगे? तो क्या उसके बाद नैतिकता के तौर पे मोदी जी को और योगी जी को और नीतीश को इस्तीफा नहीं देना चाहिए इतने वोट कटने के बाद? लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके हाथों में खेल रहा है। अच्छा। और खेलता रहेगा। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों उन्होंने क्या चेंज भाई? ऐसा चेंज किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, वो महाभियोग से हटाया जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर लिख के दे देगा कि बाकी के 2 कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। काहे भैया?
चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबरी के लोगों में पहला आदमी है, लेकिन आपने किया ताकि दोनों कमिश्नर उसके दबाव में रहें। उसके बावजूद दूसरे एक कमिश्नर ने इस बात की एडवाइजरी जारी की कि ध्यान रख करके सर को किया जाए। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है तो हमारे ऐसे लोग नहीं मानेंगे। मैंने आपको पिछले अभी दिखाने लगे तो आप बोलेंगे दिखा रहे हैं। मेरी अपनी भतीजी का नाम शिफ्टेड करके 3 तारीख को भेज दिया गया। मेरे हल्ला करने के बाद वो चीज वापस आई। 84 साल के आज की तारीख में आप आइए या कल सुबह समय दीजिए, मैं कम से कम 8 लोग को खड़ा कर दूंगा जिनके नाम इंक्लूड नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर 2023 में नाम चाह रहा है, आप 8 में नहीं बना रहा है बात कि सुनिए। आपने 2024 उस प्रक्रिया में गलतियों पे कोई सवाल नहीं है। उस प्रक्रिया में इतनी बड़ी प्रक्रिया है, गलतियां होंगी। आप 8 की बात कर रहे हैं, ऐश्वर्य जी 10 सेकंड 18 मेरे दफ्तर में होंगे। 8 छोड़िए, आपको काशी में 8, मेरे को मेरे दफ्तर में 18 लोग पता है जो शिफ्टेड यहां वहां की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन वो प्रक्रिया का प्रोसेस है। बात उस पे हो रही है कि सरवर साहब जो समा बांधा जा रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी चाहती नहीं कि मुसलमान वोट डाले। सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी चाहती नहीं कि कोई भी खान जाके वोट डाले। सुधांशु जी क्या पिछड़ा आदिवासी कोई वोट न डाले? ओके, सुधांशु त्रिवेदी और फिर सरवर साहब। सोमनाथ जी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, रत्नाकर त्रिपाठी। मैं सुनिए, आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा कैमरे पे फोकस करें। फोकस ये है। और यार देखिए रत्नाकर जी, बदतमीजी से डिबेट मत किया करिए, पर्सनल कमेंट करके, और झूठ मत बोला करिए। जरा फोकस करिए। ये आदमी कहता है कि कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता था। मैंने कहा सुनो रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब कान खोल के सुनो, मैं बता रहा हूं। इन लेट 1970s, अब चाहे मत करिए, शांति सुनिए। व्यक्तिगत कमेंट करते हैं बेहुदेपन के और उसके बाद कहते हैं झूठ बोल रहा, झूठ की फैक्ट्री है। सुनो कान खोल के। In late 1970s, British immigration officer subjected women from India to mandatory and invasive virginity test as a means of immigration control. The practice was rooted in racist and sexist assumption and became a significant scandal when exposed in 1979. अब वाहियात पने के आगे से बात मत करिएगा। कब होता था, झूठ की फैक्ट्री है, एक्सपोज हो गए आप। और व्यक्तिगत कमेंट करने से बचा करिए अगर ढंग से डिबेट करनी है तो। ये भी आपसे सरकार का गजट दिखाइए। सरवर साहब एक सेकंड आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, रत्नाकर जी। सरवर साहब, वो सारा माहौल बनाने से क्या फायदा हुआ? चलो समाजवादी पार्टी का मैं समझता हूं, उनका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उन्होंने नाम बदल दिया पीडीए। आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तो मतलब आप जैसे लोग तो कहते हैं कि मुसलमान हमको फॉलो करें। आपने ये समा बांधा कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। भाई कहां है? क्या हुआ सरवर साहब? ऐश्वर्या जी, हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों लग रहा है? एसआईआर से पहले भी और एसआईआर के बाद भी, एसआईआर से पहले भी और एसआईआर के बाद भी ये माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों बयान जो दिया था वो दोनों हास्यास्पद है। कि पहले उन्होंने कहा कि हमें पता है प्रत्येक मेरे विधानसभाओं में, यानी मेरे जहां जीते हुए लोग हैं वहां 50-50 हजार वोट कटेंगे। तब भी मैंने आपत्ति की थी कि आपको ये सूचना या ये खबर किसने दे दी कि 50-50 हजार वोट ही कटेंगे, एग्जैक्ट डेटा। और अब जब आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ 3 करोड़ जो भी वोट कटे हैं वो भाजपा समर्थक के कटे हैं, ये सूचना अखिलेश जी को किसने दे दी? ये दोनों चीज बड़ी विचित्र है। अगर कोई लीडर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या अखिलेश जी कहते हैं हमारे वोटर्स कट गए, किस बेस पर कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, किस तरह से इन्होंने उसको वोट को चेक किया, कैसे समझ लिया कि सारे डाटा भी उनके पास आ गए और ये भी वो समझ गए कि ये मेरे ही वोटर थे या बाबा के वोटर थे या कांग्रेस के थे? ये बयान बिल्कुल मतलब राजनीति के सोच से ही परे है। ये सिर्फ जबरदस्ती बयानबाजी हो रहा। देखिए बिल्कुल इसमें संदेह नहीं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर निरंतर प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं और आज भी शामिल हूं। लेकिन एसआईआर पर आपत्ति नहीं, एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति, समय के बंधन। अनुराग भदौरिया बताइए ना, अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। के कम संख्या पर आपत्ति ये रही है
लेकिन ये आप कैसे तय कर देते हैं कि ये वोट बाबा का समर्थक था कि सपा समर्थक? जवाब दीजिए कि मुस्लिम था? सुन रहा हूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है कि आज एक बहुत अच्छी बात सुधांशु जी ने बोली, कहते नेताओं पे से भरोसा उठ गया है, लेकिन ये बोलना भूल गए बीजेपी के नेताओं से भरोसा उठ गया। कैसे मैं बता रहा हूं, आप ही ने तो बोला था ना हम आएंगे तो घुसपैठिए निकाल के बाहर फेंकेंगे, कितने घुसपैठिए निकाले बता के जाइएगा। आप कहते थे हम आएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पहलगांव से लेके पुलवामा की घटना और दिल्ली में अभी ब्लास्ट होता ही रहा। आपने कहा था हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आपने दिया नहीं, रोजगार देने की जगह छीन लिया। आपने कहा था कि हम आएंगे तो यमुना साफ हो जाएगी, अभी के अभी वो यार AQ का हाल देख लिया, हम आएंगे तो क्या साफ सफाई हो जाएगी। एयर वैसी की वैसी पॉल्यूटेड है, आज भी एयर में हवा में जहर है, महंगाई बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी हुई है। तो आपने तो सब वादा किया था, तो लोग आप पे कैसे विश्वास करें? नेता बीजेपी के हैं तो झूठ बोलते ही हैं, तो उन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आजकल सुधांशु जी पिक्चर बड़ा देख रहे हैं बीजेपी वाले, आपको जनता के दर्द पे उनकी तकलीफ पे विश्वास नहीं है। ग्लैमर की दुनिया पे पिक्चर पे बड़ा यकीन हो चुका है, पिक्चर की बड़ी बातें करते हैं, हर बात में पिक्चर पे भरोसा। आदमी की जिंदगी की जो तकलीफ है उस पर भरोसा नहीं, उसके बारे में ताक झांक नहीं। सिनेमा हॉल में पिक्चर पे भरोसा हो गया, बॉलीवुड पे भरोसा हो गया। अचानक बॉलीवुड पे इतना भरोसा ठीक नहीं है सुधांशु जी। देश की जो जनता है वो ग्लैमर से नहीं चलती है, वो पिक्चर से नहीं चलती है, वो रोजमर्रा की रोटी से चलती है, जिसको आप दे नहीं पा रहे, वो उसको सुख शांति से चलती है, प्यार मोहब्बत से चलती है, जो आप नफरत की जरा एक सवाल का जवाब सरवर साहब का भी दे दो। तकलीफ की बात कीजिए। अरे सरवर साहब के सवाल का भी जवाब दे दो कि अखिलेश यादव जी को पता कैसे चलता है? सरवर साहब को बताइए कैसे पता चला कि वो वोटर्स बाबा के थे कि सपा? सोमनाथ जी आ रहा हूं, वोट कटेंगे। सोर्स सुधांशु जी आ रहा हूं। बोला था 50,000 वोट, सुनिए उन्होंने बोला था 50,000 वोट कटेंगे, लेकिन 60,000 कट गए ना। क्या गलत बोला था उन्होंने कि हर विधानसभा में 50? बताइए सरवर जी। सोचिए समाजवादी है, ये प्रभु का आशीर्वाद है जो पहले से पता चल जाता है। प्रभु का आशीर्वाद आ गया, 60,000 आ गए ना, कैसे 60,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में कटा है, कैसे पता चला? प्रभु का आशीर्वाद है ना, प्रभु का आशीर्वाद है, हम सरकार बनाएंगे, प्रभु सरकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पिक्चर देखती रह जाएगी और हम जनता। सरवर साहब आजकल अल्लाह का करम नहीं है, साथ रोजमर्रा की आजकल समाजवादी पार्टी में भी प्रभु का आशीर्वाद है। इंडिकेशन क्लियर है, समझ लीजिए। नहीं, अल्लाह मामला क्लियर है, प्रभु की मामला क्लियर है। अनुराग भदौरिया का इंडिकेशन समझिए। सुधांशु जी को भी लाइए, सुधांशु जी का ऑडियो चला गया, सुधांशु जी का ऑडियो चला गया है, ऑडियो कनेक्ट करो पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं मैं ये बता रहा हूं आपको, सोमनाथ भारती जी भी हंस रहे हैं, लेकिन रियलिटी है अल्लाह का करम नहीं है आजकल। आजकल प्रभु का आशीर्वाद है और भावनाओं को समझिए आप उनकी, आप समझ नहीं रहे, इंडिकेट कर रहा है अगला। सरवर साहब यू आर नो मोर नीडेड, आपकी और जरूरत नहीं है, बात सिर्फ इतनी है। सोमनाथ भारती क्या कह रहे हैं? सोमनाथ भारती जी नहीं अल्लाह का करम तो आप पीस पार्टी आप लड़ाने का काम मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं भाई। गांधी ने सुधांशु जी को भी लाइए, आगे ऑडियो कनेक्ट हो। नाम अल्लाह इस पर 13 नाम कहा गांधी जी ने। गांधी जी को कौन मानता है? सोमनाथ समाजवादी हो या गांधी जी रामलीला मैदान में रह गए। अदर देन बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। गांधी जी आपके रामलीला मैदान में रह गए। लड़वाइए प्लीज। अन्ना हजारे को आपने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। सोमनाथ जी अब ऐसी बात ना करें बिल्कुल। अब आप बिल्कुल आखिरी मिनट पे अब आप आप भुस में आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। मुझसे ठीक नहीं, सुधांशु जी नाराज हो जाएंगे। नहीं सुधांशु जी की बात नहीं है, वो पूछ रहा था। हाँ पूछिए। पूछ रहा था इस पर जी, सुधांशु जी से पूछना चाह रहा था। पूछिए सुधांशु जी से। अभी तो सुधांशु जी ने नहीं बताया कि बिहार में जो घुसपैठिए मिले थे, क्या वो देश से बाहर भेजे गए कि नहीं भेजे गए? वो कह रहे हैं भेज दिया सुधांशु जी। देखता हूं सुधांशु जी बड़ा ढूंढ के लाते कांग्रेस की गलतियों को। अरे भाई, जब कांग्रेस को जनता ने हटाया तो अभी तक कांग्रेस के गलतियों के पीछे छुप करके कब तक बचते रहेंगे आप? कांग्रेस थी तभी तो उसको हटाया, और आज भी आप अपनी गलतियों का जो खामियाजा है, जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, कांग्रेस के गलतियों से उसको कंपेयर करते हैं। और ये जब योगी जी ने पूछा था कि भाई 4 करोड़ हमारे वोट कट रहे हैं, तो क्या उनको कैसे जानकारी मिल गई? जो आज सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर से पूछ रहे हो। ओके सोमनाथ जी, काउंटर एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी देना चाहिए, दे रहे हैं सोमनाथ जी विजुअल्स। देखिए सोमनाथ जी, आप तो लॉयर हैं, तो इस ढंग की बात आप क्यों करते हैं? आप खुद बोलते थे कि चुनाव आयोग का कार्य घुसपैठिया आइडेंटिफाई करना नहीं है, वैलिड वोटर को आइडेंटिफाई करना है।
अब ये जो 65 लाख इनवैलिड हुए, ऑब्वियसली ये कौन थे जो सामने नहीं आए? 65 लाख कट गए, उसमें जो मृत है उनको छोड़ दीजिए, ये वही तो घुसपैठिए थे जो बिल में घुस गए हैं। और चिंता मत करिए, जब एनआरसी होगा तो ये बिलबिला के अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। अभी तो ये बिल में घुस गए हैं, अन्यथा आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? आप लॉजिकल माइंड के हैं कि 65 लाख लोगों का वोट कटाओ, 65 भी नहीं आए क्लेम करने के लिए, और आप कह रहे काट दिया गया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, एक भी नहीं आया। तो अपने आप समझना चाहिए कुछ ऐसे संदिग्ध लोग थे जिनके पास एप्रोप्रिएट कागज नहीं थे, उपयुक्त कागजात नहीं थे, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते थे। जैसे आप यूं समझिए कि किसी जगह पे गाड़ी की चेकिंग हो रही हो और पता चला वहां लाइन में 100 गाड़ियां लगी हों, अचानक 20 गाड़ियां गायब हो जाएं पीछे की, तो समझ लीजिएगा उनके पास कागजात नहीं था, तो गाड़ी अपनी पीछे घुमा के दाएं बाएं दूसरी रोडों पर चले गए, उस रोड पे दिखाई नहीं पड़ रहे। वो हुआ है, लॉजिकल सी बात है। और भदौरिया जी पता नहीं क्या बोलने लगते हैं, फिल्म की बात। अरे मैंने तो शाहरुख खान की बात कही थी, और शायद अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। इनके राष्ट्रीय महासचिव थे उस समय अमर सिंह ने यह मुद्दा उठाया था, और उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान जो है ये इस मुद्दे को लेकर फिल्म बना रहे हैं और ये उस चीज का व्यावसायिक उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनकी बेइज्जती वहां पर हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर। भाई साहब, अपनी पार्टी के स्टेटमेंट पढ़ लिया करिए, आके हाँ सी का भाषण देना, थोड़ी जानकारी, अपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया करिए। कोई भी चीज हो तो बेहतर ढंग से डिबेट होती, बजाय आके आना और फिर झूठ ठोट इस ढंग के शब्दों का प्रयोग करना और चले जाना। तो आजकल के जमाने में ध्यान रखिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो हम बीजेपी का वैक्सीन कहेंगे, फिर वैक्सीन लगा लेंगे, लोग सोचेंगे भूल जाएंगे, हम कहेंगे वोट चोरी हो गया, उसके बाद कहेंगे साहब ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, मगर अच्छा काम इलेक्शन कमीशन नहीं किया, प्रभु कृपा ने कही किया, तो लोग भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को गंभीरता से, सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स, गंभीरता से नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं सबके पास, सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बस चुनाव अब तब में आ ही जाएगा। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, फिर विधानसभा भी होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ। पर यह बयान मेरे समझ से आज भी परे है कि मेरा वोट कटा कि तेरा वोट कटा, ये कैसे तय हो रहा है? भाई प्रभु की इच्छा है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा। अल्लाह का करम नहीं है आजकल, आपको भावनाएं आप समझ नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? अब प्रभु अगले ने क्लियर कर दिया, आप नहीं समझ रहे। प्रभु की कृपा, अल्लाह का फजल नहीं है, की कृपा सुधांशु जी के साथ है। अरे अनुराग भदौरिया ठाकुर नेता हैं, अभी तय नहीं हो रहा, सुन नहीं रहे हैं आजकल आप उनके कमेंट्स। दिक्कत यहां है, अगले ने बोला है 3 बार ठाकुर नेता, जितनी बार वो बोलते हैं ठाकुर नेता, मैं कहता हूं गलत पार्टी में। जितनी बार वो कहते हैं मैं ठाकुर नेता, मैं कह रहा हूं गलत पार्टी में, गलत पार्टी। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। हाँ सुधांशु जी, आपने सही कहा, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। आप अनुराग भदौरिया जी को हम लोग को मुसलमान के लिए बोल रहे थे, अल्लाह के फजल से 27 मई 2017 को शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी इंदौर की भोपाली मस्जिद में क्या गा रहे थे? नौहा रो रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा हम मेरा जब प्यासा हुआ। और 65 लाख लोग, आप कहते हैं, मैं नहीं कहता सुधांशु जी, आपको लगता है मैं बदतमीजी करता हूं, अरे मैं क्यों बदतमीजी करूंगा? आपने कहा कि 65 लाख घुसपैठिए हैं जो बिल में छुप गए। कितने आतंकवादी होंगे उसमें सुधांशु जी? 65 लाख घुसपैठिए बिल में छुप गए, जिनको आइडेंटिफाई करना ईसीआई का काम नहीं था, लेकिन आपने माना। क्या किया सरकार ने अभी तक इसके लिए? उन 65 लाख घुसपैठियों को मूसहर जब मूस खाते हैं ना, बिहार जाइए, मूसहर मूस खाते हैं तो बिलों के बाहर सुलगा देते हैं, धुआं जाता है, मूस बाहर आता है, मूस मारते हैं, खा जाते हैं। आपने कितने मूस निकाले? 65 लाख मूसे तो आपने बता दिए कि बिहार में छुपे हुए हैं। क्या किया आपने? और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2023 से 2025 तक की भारतीय रेबीज वैक्सीन को फर्जी करार दिया है। कोडिन सिरप के बाद आपने कोई एडवाइजरी जारी की या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को धमकाया कि आप झूठ बोल रहे हैं? रत्नाकर त्रिपाठी झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं समझ में आती। सोमनाथ भारती जी, तो ये बताइए, सोमनाथ भारती जी एंडिंग कमेंट कब आप निकाल, ये बता। सोमनाथ भारती जी, तब तक अगर खा, देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं जी कि सच को दबाने से सच छुप जाता नहीं,
शेर आ रहा है। अंधेरा जितना गहरा हो सुबह रुक जाती नहीं, सुबह तो होगा ही। ये वकील भी शायरी करने लगे। और जहां तक बात कह रहे थे माननीय सुधांशु जी, कांग्रेस की गलतियां बता रहे थे, तो मुझे यह भी याद है इस देश में जब राहुल गांधी जी अमेरिका में जब फंस गए थे, छुप रहे थे, आप क्या कह रहे थे? यहाँ से नहीं, आपके मुंह से निकल रहा था। नहीं, आपके मुंह से निकलते रह गया। क्या है कि देखिए, आपके मुंह से निकलते रह गया। कांग्रेस, सोमनाथ जी, असलियत निकल आती है, छलक आती है। बोलिए। थाली के चिट्टे बट्टे हैं। अच्छा, उनको आपस में एक दूसरे का साथ देना है। देश का नुकसान भले कितना हो। अनुराग भदौरिया एंड देन सुधांशु जी रिप्लाइंग टू ऑल। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए हम तो देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं? दो राय नहीं, आप जब भी पूछते हो मैं गर्व से कहता हूं, सुनिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जब भी आप कहते हो तो मैं गर्व से कहता हूं मैं छत्री हूं। और मैं उतनी बार कहता हूं कि आप गलत पार्टी में हैं। किसी से डरता तो नहीं कि मैं छत्री हूं, तो बिल्कुल गर्व से कहता हूं। लेकिन छत्रियों की राजनीति करने के लिए जिस पार्टी के ऊपर आरोप ही लग रहा है कि तुम वो कर रहे हो, उसी में नहीं जा रहे हैं आप। यूपी में रहने के बाद तो क्या करिएगा? सुधांशु जी सुन, मैं अपने देखो, सुधांशु जी कह रहे थे गंभीर चर्चा है, भदौरिया जी गंभीर होना चाहिए, तो मैं आपसे होगा नहीं। आपके घुसपैठिए भाग गए नदी के माध्यम से, आप बता रहे थे। आप नदी के माध्यम से चले गए, आपको पता ही नहीं चला, आपने वीडियो भी नहीं बना पाए, लेकिन नदी से चले गए, क्रॉस करके। अगर क्रॉस करके गए तो बीएसएफ पे सवाल उठा रहे आप कि बीएसएफ ने को वहां पकड़ना चाहिए था, डिटेंशन देके फिर बाहर करना चाहिए था उनको। तो सवाल तो आप अपनी सरकार पर उठा रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि बिल में घुस गए। अरे भैया, 65 लाख लोग अगर बिल में घुस गए तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें नींद नहीं आएगी रात में। हम असुरक्षित हैं। आप हमें असुरक्षा का भाव दे रहे हैं कि अगर इतने इस तरह के लोग घुसपैठिए हमारे एक अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया प्लीज देखिए, भ्रामक जानकारी मत फैलाइए। वैसे भी न्यू ईयर का टाइम है, आप पार्टी एनिमल टाइप आदमी, आप रात को वैसे भी नहीं सोते हैं। रिलैक्स कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। गंभीर बात हो रही है। गंभीर? आप गंभीर? मैं बताना चाहता हूं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बिल्कुल गंभीर बात। गंभीर सुधांशु जी रिप्लाई। देखिए, मैं भदौरिया जी से कहना चाहूंगा कि क्षत्रिय कुलभूषण माननीय ठाकुर अनुराग सिंह भदौरिया जी, आपको छत्री होने पे गर्व है तो आप पीडीए से तो बाहर हो गए जी। पीडीए में तो आप कहीं नहीं है, निपट गए आप स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नहीं। दूसरी बात, आपको गंभीरता से कहना चाहिए, रत्नाकर जी ने जो उदाहरण दिया था कि मुसहर लोग बिल के बाहर धुआं लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं। भाई साहब, वो चूहे नहीं है, ये सब तो सांप बिच्छू है जो बिलों में बैठे हुए हैं। और जब हमने धुआं लगाया था भूसा लगा के, तो वो था एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। जय बार हम आग लगाते थे, तय बार आप लोग आके बाल्टी भर पानी डाल देते थे। इसीलिए, और जिन जगहों पे आप कह रहे हैं जाते हुए, क्रॉस करते हुए फोटो आई है, भदौरिया जी जानकारी लेके आया करिए। वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है और गृह मंत्री जी ने सदन में बोला केवल 563 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जहां फेंसिंग नहीं हो पाई, और वो केवल पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है क्योंकि वहां की सरकार ने आज तक जमीन नहीं अलॉट की है। और जिस दिन एनआरसी हो जाएगा उस दिन ये सारे सामने आ जाएंगे। और ये हमारे बयान नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता जी का जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे 1997 में बयान है कि 1 से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। और श्री प्रकाश जायसवाल जी का यूपीए सरकार के गृह राज्य मंत्री के रूप में 2006 में है कि 2 से 2.5 करोड़ हैं। अब चूंकि ये लोग कुंठाग्रस्त और घुसपैठिया परस्त हैं, तो इनको उन्हीं वोटों का आसरा था। और जब जब उनको बिलों से निकालने की बात होती है, और वो बिल में घुसते कैसे हैं वैसे भदौरिया जी, कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। अब जब हम पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं तो आप रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए शेर सुनाया था सोमनाथ जी ने, तो मैं शेर सुना के बात को समाप्त करता हूं। करिए। कोडिन मामले में अपने सारे विपक्षी दलों के लिए कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बदलते ही तो नहीं अनुराग भदौरिया, अपनी जैकेट हरा ही रहता है और हरा ही है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH